ऐसा एक्ट जो लैंडलॉर्ड के लिए भी बना हो और टेनेंट के लिए भी बना हो। जब हम अपना घर किराए से देते हैं तो कौन किराएदार है और कौन किराए से दे रहा है, दोनों के लिए एक ऐसा एक्ट जो बनाया गया है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये है एक्ट हमारा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल लीगल एडू वर्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि ये एक्ट आया क्यों। तो ये जो एक्ट है वो बेसिकली इसीलिए ही आया है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट को प्रोटेक्ट करा जाए एक दूसरे की मैल प्रैक्टिसेस से। और इवन जो रेंट एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, रेंट के रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको अगर तोड़ा जाए, ब्रीच करा जाए तो उससे प्रोटेक्शन मिले। इवन टेनेंट को जो लैंडलॉर्ड की ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होता है उससे भी उसको प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है। अब इसका फ्रेमवर्क क्या था, तो ये जो है हमारा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें 51 सेक्शंस है और 2 शेड्यूल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एक्ट नंबर जो है वह है 41। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी। वो है सेक्शन 1 से लेकर 3 तक, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो है वो बहुत ईजी है। इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट, तो इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होता है। सेकेंड सेक्शन है हमारा डेफिनेशंस का, जिसमें सारी ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। तो ए में है अकोमोडेशन, बी में है लैंडलॉर्ड, सी में है लॉफुल इंक्रीज, डी में है लीज, ई में है मेंबर ऑफ फैमिली, एफ में है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, जी में है रिपील एक्ट, एच में है स्टैंडर्ड रेंट, आई में है टेनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 3 की कि एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन अकोमोडेशन। ऐसी कौन सी अकोमोडेशन है जहां पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, फिर जो लोकल अथॉरिटीज की प्रॉपर्टीज हैं उन पे, और स्पेशली अगर वो किसी एजुकेशनल पर्पस और किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज आएगी तो उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, मूविंग फर्दर टू अवर चैप्टर 2 विच इज प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट। ये चैप्टर चलता है हमारा 4 से लेकर 11 तक। ठीक है, इसमें सेक्शन 4 जो है हमारा बोलता है प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। चैप्टर 2 के प्रोविजन कुछ अकोमोडेशन पे लागू नहीं होंगे कुछ समय के लिए। तो जैसे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा था घर का और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, आपने लोकल अथॉरिटी को नोटिस दे दिया, तो उससे लेकर 5 साल तक जो चैप्टर 2 के प्रोविजन है वो आपकी अकोमोडेशन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, सेक्शन 6 अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होता है वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से एक स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करवा के आते हैं। ठीक है, तो एक लैंडलॉर्ड जो होता है वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांग सकता। ठीक है, एक टेनेंट से कि हाँ चलो प्रीमियम पे करो, ये पे करो, वो करो, नहीं, वो सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट ही उससे मांग सकता है। और इवन अगर लैंडलॉर्ड को 1 महीने का रेंट जो है वो एडवांस चाहिए, अगर कुछ अमाउंट एडवांस चाहिए उसको रेंट का, तो वो सिर्फ 1 महीने का ही मांग सकता है, वो भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन के साथ ही मांग सकता है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर सीजे के एग्जाम में आया था कि कितने महीने का वो रेंट एडवांस ले सकता है, तो इट्स ओनली ऑफ 1 मंथ। ठीक है, मूविंग फर्दर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे एक्ट का है स्टैंडर्ड रेंट। तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 7 में, जहाँ पे एक रीजनेबल एनुअल रेंट को फिक्स करा जाता है बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। और लैंडलॉर्ड जो है रेंट को अपना इंक्रीज करवा सकता है, वो भी किस लेवल तक, तो 33% सिर्फ रेसिडेंशियल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, और 70% अदर पर्पसेस के लिए वो अपने रेंट को इंक्रीज करवा सकता है, जो स्टैंडर्ड रेंट में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 8 लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कैसे लॉफुली हम स्टैंडर्ड रेंट को इंक्रीज करवा सकते हैं, और जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनको भी हम टेनेंट से रिकवर करवा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली लैंडलॉर्ड के लिए है सेक्शन। ठीक है, तो
हम कहाँ पे इंक्रीज करवा सकते हैं अपना स्टैंडर्ड रेंट? जहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें कुछ एडिशन हो रहा है और हमने कोई स्टैंडर्ड ऑल्ट्रेशन करवाया है, तो हम हमारी अकोमोडेशन की ऑब्वियसली इससे वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम रेंट भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जैसे लोकल टैक्सेस हो गए, वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गए, तो इस पे भी हम टेनेंट से जो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनको रिकवर करवा सकते हैं। अगर वो एक लैंडलॉर्ड ने पे करा है तो ही वो टेनेंट से ये चीज़ मांग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 बहुत ही बेसिक सी बात करता है कि नोटिस ऑफ इंक्रीज इन रेंट। तो जब भी एक लैंडलॉर्ड इंक्रीज करता है रेंट, तो उसका एक नोटिस हमें एक टेनेंट को भी देना पड़ता है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 10, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। अब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक रीजनेबल अमाउंट ही सेट करेगी। और ये जो अमाउंट होता है ना, यूजुअली ये सर्कमस्टांसेस को देखकर ही सेट करा जाता है। अब कैसे सर्कमस्टांसेस? तो उस अकोमोडेशन की कंडीशन को देख के, उसकी लोकेलिटी को देख के, उसकी एमिनिटीज़ को देख के कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल है, फिर सिचुएशन को देखकर और सिमिलर अकोमोडेशन की क्या रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से, ये सारी चीज़ों को देखकर वो एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं। ठीक है। फिर आता है 11, फिक्सेशन ऑफ इंट्रीम रेंट। अब देखो, जब तक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फाइनल डिसीजन नहीं दे देती स्टैंडर्ड रेंट कितना फिक्स करना है, तो तब तक एक इंट्रीम रेंट मतलब एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करा जाता है कि जब तक आपका फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप ये वाला अमाउंट है वो आप लैंडलॉर्ड को पे कर लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 की, जो है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। ये चलता है 11A से लेकर 23 तक। सेक्शन 11A, सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ये वाले जो चैप्टर के प्रोविजंस हैं वो कुछ लैंडलॉर्ड्स पे अप्लाई नहीं होंगे। अब कौन से लैंडलॉर्ड? तो जो हमारे सेक्शन 23J में दिए गए हैं। ठीक है। तो अब हम एक बार 23J देख लेते हैं कि इस चैप्टर के हिसाब से लैंडलॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, लैंडलॉर्ड होता कौन है। तो सबसे पहले तो एक रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इवन जो डिफेंस सर्विसेज का एक रिटायर्ड मेंबर है उसको भी हम लैंडलॉर्ड में मानेंगे। फिर a retired servant of a company owned or controlled either by central government or the state government. तीसरा, a widow or a divorced wife. Fourth, physical handicapped person. Fifth, a servant of any government including a member of defense services. ठीक है। तो ये सारे लैंडलॉर्ड हमारे 23J में बताए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 12 की, रेस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट। अब देखो, ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि इन सारे ग्राउंड, जो भी ग्राउंड्स दिए हैं उनको छोड़कर आप टेनेंट को नहीं निकाल सकते। एविक्शन मतलब उसका निकाल देना उसको अपनी अकोमोडेशन से। तो कौन कौन से ग्राउंड है जिन पे आप निकाल सकते हो, लेकिन इनके अलावा आप किसी पे नहीं निकाल सकते? जैसे उसने रेंट पे नहीं कराया 2 महीने से, अनलॉफुली सबलेट कर दिए प्रॉपर्टी को, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है जबरदस्ती का, 6 महीने से घर खाली पड़ा हुआ है बिना किसी रीजन के। और फिर अगर लैंडलॉर्ड को किसी अच्छे रीजन की वजह से, भले रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अपना घर चाहिए, या फिर अकोमोडेशन ही अनफिट हो गई हो, और पहले ही अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को नोटिस दे दिया था कि घर बेचना है, घर खाली कर दो, और फिर भी ऑलरेडी जो लैंडलॉर्ड है वो सेल डीड में आ चुका है, तो ऑब्वियसली खाली करवा सकते हैं। या फिर जो अकोमोडेशन है वो टेनेंट इलीगल और इमोरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, तो इन सब रीजन में हम घर खाली करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 14, रेस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग। अब देखो, जो एक टेनेंट है वो बिना परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसको सबलेट नहीं कर सकता। ठीक है। फिर 15 सेक्शन, नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टेनेंसी। अब देखो, अगर हम एक टेनेंट को प्रॉपर्टी को सबलेट करना है, भले पार्ट में या होलली, ठीक है, तो उसको पहले ही कंसेंट लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड की, वो भी रिटर्न में। ठीक है, कि वो इस प्रॉपर्टी को सबलेट करे, एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और क्रिएशन के टाइम पे भी नोटिस देना पड़ेगा, और इवन अगर टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो उस टाइम भी उसको एक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ ऑफ सच टर्मिनेशन।
ठीक है, टर्मिनेशन के टाइम 1 महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा, सेम इन द मैनर ऑफ क्रिएशन ऑल्सो, ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफ सच डेट, ठीक है, सबलेटिंग की 1 महीने में उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 16 सेक्शन की, सब टेनेंट टू बी टेनेंट इन सर्टेन केसेस। अब देखो सब टेनेंट जो है वो टेनेंट कौन कौन से केसेस में बनेगा। तो देखो जब एक केस चल रहा है टेनेंट के ऊपर एविक्शन का और उसका एविक्शन हो गया है, तो अब इस केस में जो हमारा सब टेनेंट होगा उसको हम टेनेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि सब टेनेंट का तो कोई रोल ही नहीं था, टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का केस हुआ है, तो इस केस में सब टेनेंट जो होगा वो हमारा टेनेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3A एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। जब हमें बोनाफाइडली अच्छे इंटेंशन से लैंडलॉर्ड को लैंड चाहिए, अपनी अकोमोडेशन चाहिए, उसमें हम टेनेंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चलता है 23A से लेके 23J तक। तो 23A में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। अच्छे इंटेंशन में हमें एविक्शन करना है टेनेंट का। अब हो सकता है उसको घर किसी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए चाहिए, तो उनको लैंडलॉर्ड को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, किसको, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को, इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 14 एंड 15, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हमारे सेक्शन 23B की, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू इशू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23A। अब 23A में जो एविक्शन का ऑर्डर हुआ है तो उसके लिए जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो समन इशू करेगी कि उसको जाके टेनेंट को ये चीज बताई जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 23F की, ड्यूरेशन ऑफ स्टे। जो एविक्शन का ऑर्डर पास हुआ है, जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने पास करा है या फिर हाई कोर्ट ने, ठीक है, तो उसको हम स्टे कब तक लगा सकते हैं, सिर्फ 6 महीने तक का ही हम उस पर स्टे लगा सकते हैं, ठीक है। और 23J मैंने अभी आपको 11A के साथ बताया था। मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 4 डिपॉजिट ऑफ रेंट। ये हमारा चलता है 24 से लेके 27 तक। अब देखो हमारा सेक्शन 24 क्या बोलता है, रिसीप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड। अब देखो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कि इस डेट पे हमें रेंट पे करना है, तो ऑब्वियसली आपको उस दिन पे करना है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो हर महीने के 15th तारीख पे जाकर आपको 15वें दिन पे जाकर महीने के आपको रेंट पे कर देना है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को। और टेनेंट को एक रिसिप्ट मिलनी चाहिए कि हाँ उसने रेंट पे कर दिया है, आइदर लैंडलॉर्ड पे करेगा या फिर उनका जो भी एजेंट है वो पे करेगा। और अगर आपने ऐसा करने से मना कर दिया तो आपको डबल अमाउंट ऑफ जो रेंट था वो पे करना पड़ जाएगा टेनेंट को, और साथ ही साथ में उसको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ रेंट पे करा है। तो बाद में देने से अच्छा पहले ही दे दो, है ना। फिर बात करते हैं हम हमारे चैप्टर 5 की, जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, देयर पावर, फंक्शंस एंड अपील, जो चलता है 28 सेक्शन से लेकर 36 सेक्शन तक। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 28 की, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो इनको कौन अपॉइंट करता है, कलेक्टर करता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जो भी इंसान अपॉइंट होता है वो डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सेक्शन 29 आता है कि पावर्स क्या है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। तो एग्जैक्टली जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती है वही हमारे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की भी पावर है। अब बात करते हैं सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 बोलता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर। जैसे सिविल कोर्ट में डिक्री को फॉलो अप करवाया जाता है ना, सेम एग्जैक्टली वैसे ही मैनर में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के जो डिसीजन होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 6 की, जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। अब ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चलता है 37 से 44 तक, और इसी चैप्टर में पेनल्टीज बताई गई है कि क्या पनिशमेंट, क्या आपको फाइन लग सकता है, आपके ऊपर कॉम्पेंसेशन लग सकता है, क्या आपको पेनल्टीज लगेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसी चैप्टर में है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 37 की, लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप अकोमोडेशन इन गुड रिपेयर।
ऑब्वियसली अगर टेनेंट की ड्यूटी है कि वो घर को अपने घर की तरह अच्छा रखे, तो लैंडलॉर्ड की भी ड्यूटी है कि अगर वो अपना अकोमोडेशन किसी और को दे रहा है तो वो गुड रिपेयर में, उसकी कंडीशन अच्छी में रखे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 43 की, पेनल्टीज। देखो, इस सेक्शन में बहुत सारे जितने भी इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं उन सब की पेनल्टीज यहाँ दी गई है। जैसे सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड रेंट बताया, अगर हमने जो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अगर हमने कोई भी अमाउंट लिया तो हम एक लैंडलॉर्ड पनिशेबल है सिंपल इम्प्रिजनमेंट से, और जो एक्सटेंड हो सकता है 3 महीने तक। इवन आप पे जुर्माना भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है जो 1000 रुपये तक का हो सकता है, और हो भी सकता है कि आपको दोनों ही पनिशमेंट मिल जाए। फिर सेक्शन 6 के क्लॉज 2 और 3 में अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी, एक्स्ट्रा वापस से पे लिया, तो आपको वापस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और इस बार 6 महीने तक एक्सटेंड होगा, और इवन फाइन भी लगेगा 5000 तक का, और हो सकता है दोनों लग जाए। फिर अगर आपने सबलेट कर दिया, ये टेनेंट की पनिशमेंट है कि अगर टेनेंट ने सबलेट कर दिया अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 एंड 2, तो आपको जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है 1000 रुपये का। फिर अगर लैंडलॉर्ड ने रीलेट कर दिया अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 एंड 2, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने का और फाइन लग सकता है 1000 रुपये का। ठीक है, देखा कितनी सारे सेक्शंस की पनिशमेंट दी है, पेनल्टीज दी है। मूविंग फर्दर टू अवर सेक्शन 48 which is of chapter 7 miscellaneous which continues from 45 to 51। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 48 बोलता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो एग्जैक्टली पब्लिक सर्वेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, फिर सेक्शन 49 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब देखो, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिए हैं तो वो उन्होंने गुड फेथ में दिए, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सो दे गेट अ प्रोटेक्शन इन दैट केस। फिर हम हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, जो है सेक्शन 50 पावर टू मेक रूल्स। अब रूल्स कौन बनाएगा? रेंट से रिलेटेड, कि रेंट कैसे लेना है, प्रोसीजर क्या है, एविक्शन कैसे होगा टेनेंट का, अगर टेनेंट के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, तो इन सब के रूल्स कौन बनाता है? तो इन सब के रूल्स बनाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो उसके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे सेक्शंस अच्छे से समझ आए होंगे, बिकॉज दिस ऑल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई वुड लाइक टू सॉल्व देम। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।